नमस्कार, 2 बजे दोपहर 5 बड़ी खबर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। इसमें आपको बताएंगे पहली खबर दिल्ली से, जहां दिल्ली में पीएम मोदी की बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। संगठन के मामलों की दृष्टि से यह बैठक काफी महत्वपूर्ण बताई जा रही है। और दूसरी बड़ी खबर बिहार से है, जहां सुल्तानगंज अगुवानी गंगा नदी पर बन रहे निर्माणाधीन 4 लेन पुल का संख्या 9 का सुपर स्ट्रक्चर एक बार फिर धराशायी हो गया है। और तीसरी बड़ी खबर आपको राजस्थान के उदयपुर से बताएंगे, जहां उदयपुर में स्कूली बच्चों के झगड़े के बाद हिंसा भड़क गई, पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। चौथी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां रेल हादसे से जुड़ी यह खबर है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में कोलकाता की घटना को लेकर मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं और इस मामले में हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। इस बारे में चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा ने तल्ख टिप्पणी की है। साबरमती एक्सप्रेस पटरी से उतर गई, 22 डिब्बे डिरेल हो गए। पांचवी बड़ी खबर डॉक्टरों की हड़ताल से जुड़ी हुई है, जहां कोलकाता की घटना को लेकर मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं। इस मामले में हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। तो ये 5 बड़ी खबरें आपको दोपहर 2 बजे की बता रहे हैं, जहां पहली खबर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का मंथन लगातार जारी है। और विस्तार से खबरों की ओर रुख करेंगे, जहां दिल्ली में पीएम मोदी की बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक है। संगठन के मामलों की दृष्टि से यह बैठक काफी महत्वपूर्ण बताई जा रही है। बैठक में 2 महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। पहला बीजेपी का राष्ट्रव्यापी सदस्यता अभियान और दूसरा संगठन चुनाव। सदस्यता अभियान पूरा होने के बाद बीजेपी के संगठन के चुनाव होते हैं और इस दौरान मंडल से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के चुनाव कराए जाते हैं। संभावना है कि संगठन चुनाव की प्रक्रिया दिसंबर तक पूरी हो जाएगी और उसके बाद ही नए अध्यक्ष का चुनाव होगा। यानी भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर महामंथन जारी है। बीजेपी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल पूरा हो चुका है। वे केंद्र में मंत्री भी है और एक व्यक्ति एक पद के अनौपचारिक नियम से संभावना है कि उनकी जगह दूसरा पार्टी अध्यक्ष बनाया जाएगा। बैठक में बीजेपी सदस्यता अभियान को लेकर भी चर्चा की जाएगी। जानकारी के मुताबिक बीजेपी का लक्ष्य नए पार्टी अध्यक्ष के चुनाव से पहले यह अभियान पूरा करना है और इस बैठक में राष्ट्रीय पदाधिकारियों के अलावा विभिन्न राज्यों में पार्टी संगठन के प्रभारी महासचिव शामिल होंगे। तो लोकसभा चुनावों के परिणाम की रिपोर्ट भी प्रधानमंत्री लेंगे। पीएम मोदी की बीजेपी पदाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है। बीजेपी की सदस्यता अभियान को लेकर भी इस बैठक में चर्चा होगी। बैठक में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष पर भी मंथन किया जाएगा। लोकसभा चुनाव परिणामों की रिपोर्ट लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो पदाधिकारियों के साथ पीएम मोदी की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया है। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। दिल्ली से हमारे सहयोगी मनोज शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनोज, प्रधानमंत्री मोदी एक अहम बैठक लेने जा रहे हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। क्या एक बार फिर जेपी नड्डा आ सकते हैं? हालांकि इसकी संभावना बिल्कुल नहीं है। क्या कुछ इस बैठक में मंथन किया जाएगा? सदस्यता अभियान को लेकर भी चर्चा काफी तेज हो रही है। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने आज एक बैठक की एक घोषणा की है। बीजेपी हेडक्वार्टर पे ये बैठक होनी है और बैठक में सदस्यता अभियान को लेकर और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको लेकर विचार विमर्श आपस में किया जाएगा। तमाम जो बीजेपी के संगठन के कार्यकर्ता हैं उनको दिल्ली हेडक्वार्टर पे बुलाया गया है और जो इससे संबंधित बड़े नेता हैं उनको सबको बैठक में सम्मिलित किया गया है। और बात बीजेपी का जो सदस्यता अभियान हालांकि पहले भी चलता है, लेकिन लगातार ये हर महीने हर साल ये इसको जिस हिसाब से चलाते हैं तो वो अभियान भी चलना है, उसके विषय में भी बातें होंगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर भी बातें होंगी। हालांकि जेपी नड्डा साहब अभी है जिनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। नए अध्यक्ष की जो चर्चा होनी है वो चर्चाओं की इस बैठक में बात पूरी होने की संभावना जताई जा रही है। जी निश्चित तौर पर देखिए, अब कई चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा जब लोकसभा चुनाव के परिणाम की रिपोर्ट भी पीएम लेंगे और क्या कुछ चर्चा इसमें होगी, सबकी निगाहें रहेंगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका मनोज, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और अब बात दूसरी बड़ी खबर की, जहां बिहार के भागलपुर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां सुल्तानगंज अखवानी गंगा नदी पर बन रहे निर्माणाधीन 4 लेन पुल का पाया संख्या 9 का सुपर स्ट्रक्चर एक बार फिर धराशायी हो गया है। बिहार से तस्वीरें, एक बार फिर पुल धराशायी हुआ है, एक बार फिर भ्रष्टाचार का पुल गिर गया है और कई सवाल खड़े हो रहे हैं। घटना के बाद बिहार सरकार का यह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गया है, क्योंकि कंपनी अगले कुछ ही महीनों में इसे चालू करने का दावा कर रही थी। ऐसे में लेकिन अगर ये पुल चालू हो जाता तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था, इसका भी अंदाजा लगाया जा सकता है। इसकी कल्पना करना भी कठिन है। दरअसल आज सुबह के लगभग 7:15 का समय हो रहा था और कुछ ही सेकंड में यह पुल नदी में गिर गया। चंद पलों में करोड़ों रुपए की लागत से बन रहा पुल एक बार फिर गंगा नदी में धराशायी हो गया। बिहार के भागलपुर में सुल्तानगंज अगुनावी गंगा नदी पर बन रहा 4 लेन पुल एक बार फिर से धराशायी हुआ है और इसी के साथ नीतीश सरकार सालों के विकास की जो दावे करती आई है उस पर फिर से सवाल उठने लगे हैं।
और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए पटना से ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, बिहार में लगातार विकास के दावे होते हैं और इन दावों पर सवाल भी खड़े होते हैं। एक बार फिर जो पुल के दावे लगातार जो चर्चाओं में पुल रहे हैं, एक बार फिर 4 लेन जो पुल का निर्माण हो रहा था, चालू होने वाला था, वो पुल धराशायी हो गया है, गंगा में ढह गया है। अगर ये पुल चालू हो जाता तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था, कई सवाल ये भी हो रहे हैं। सवाल वो तो है ही, सबसे बड़ी सवाल है कि आए दिनों जिस तरह से कि बिहार में पुलें गिर रही है, निर्माणाधीन गिर रही है पुल, ये सबसे बड़ी बात है। वो घटना बड़ी होती तो वो घटना, अगर पुल गिरता है तो घटना होती, वो बड़ी घटना होती है, उसमें कैजुअल्टी भी होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आए दिनों 6 माह में 18 पुलें बिहार के विभिन्न जिलों में ध्वस्त हो गया, यानी गिर चुका है। ये सवाल है, आखिर ये सवाल कब तक रुकेगा? आम की तरह पुल गिर रहे हैं बिहार में, सोचने वाली बात है, कितनी गंभीर मामला है। हाँ, सरकार सिर्फ इतने कहती है कि बस जांच जारी है और इसका कहीं न कहीं कुछ होगा, और इससे अगर विपक्ष की ओर से अगर दबाव पड़ता है तो वहां के स्थानीय इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया जाता है और सस्पेंड निलंबन करने के बाद अपना पल्लू झाड़ लेते हैं। ये परंपरा आती आ रही है और जो कि ये बिहार के लिए दुखदाई है। और ये पुल तीसरी बार गिरी है। सबसे बड़ी बात है कि सुल्तानगंज और अगवानी घाट का ये सबसे बड़ा पुल है और आवाजाही इसमें हजारों लोग का एक जुड़ाव होता है। बिल्कुल धर्मेंद्र, देखिए तमाम सवाल खड़े भी होते हैं, क्योंकि लगातार अगर पुल गिरता है तो उसके पीछे क्या भ्रष्टाचार की तो बिल्कुल तस्वीर नजर आती है। लेकिन एक सिलसिला जब शुरू हुआ पुल गिरने का तो कहा जाता था कि आरजेडी के शासनकाल में कुछ निर्माण हुआ, उस समय की पुल भ्रष्टाचार हुआ, तो अब यहाँ पे तस्वीरें दिख रहे हैं। फिर जब बीजेपी से गठबंधन टूटा तो कहा कि बीजेपी के साथ गठबंधन था तो उनके शासन में भ्रष्टाचार हुआ, तब ये पुल गिरे। लेकिन अब तो नीतीश कुमार का शासन लगातार लंबा होता जा रहा है। अब अगर ये तस्वीरें निकलकर सामने आई तो इस पर जिम्मेदारी किसकी तय होनी चाहिए? सवाल तो सीधे सरकार पर जाती है। पक्ष और विपक्ष, सीधी बात है, आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, लेकिन इस तरह से लोगों की जान की कुर्बान करने की बात मुझे नहीं लगता है कि कतई ये अच्छी बात है और इसे सरकार को गंभीरता से लेनी चाहिए। क्योंकि एक पुल जो है 3 बार गिरना, ये शायद मुझे लगता है कि ये छोटी बात और ज्यादा ही नहीं बल्कि बहुत बड़ी बात है। सवाल ये है कि 3 बार एक ही पुल, इतनी बड़ी प्रोजेक्ट है, 1700 करोड़ में निर्माणाधीन पुल है और वही पुल आखिर बार बार क्यों गिरती है? तो सवाल तो है कि कहीं न कहीं वो पुल भ्रष्टाचार के पर वो चढ़ गया है और भ्रष्टाचार के मुंह पर चिढ़ा रहा है। ये बात दोनों आ रही है। भ्रष्टाचारियों का तो खेल है ही, लेकिन वो सरकार को भी चिढ़ा रही है कि मैं गिरने से बाज नहीं आऊंगा, आपको जो करना है कर लो। ये सवाल होती है। मुझे लगता है कि वहां का जिस तरह से मुकेश कुमार सिंह प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सुबह हम लोग शौच के लिए निकले थे, घूमने के लिए निकले थे और अचानक एक बार जोरदार आवाज हुई। आवाज इतनी थी कि उसका जो फ्लो था, वो पानी का करंट कहा जाए, फ्लो था, बहुत ऊंचाई तक गई और आसपास के लोगों में भगदड़ मच गई। यहाँ तक कि उतनी आवाज से आसपास जितने घाट पर लोग थे वहां भागने के दौरान चोटिल भी हो गए। ये सबसे बड़ी बात है। जब पता चला कि पुनः वह पुल धाराशायी हो गई तो फिर लोग भी उसके बावजूद भी भागने लगे, क्योंकि डर सताने लगा कि और कहीं लंबाई और बड़ी पुल है तो फिर नहीं गिर जाएगी, इसलिए वो जान बचाने के लिए लोग वहां से भाग खड़े हुए। ये सवाल है, अगर पुल गिरती निश्चित तौर पर धर्मेंद्र, देखिए तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और आपने ठीक कहा कि जो तस्वीरें हैं वो सरकार को मुंह चिढ़ा रही हैं और कई सवाल हो रहे हैं कि लोगों के साथ जान के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। और संदेश जो निकल कर जा रहा है कि वो बिहार के पुलों पर चलने में, गाड़ी चलाने में डर लगता है, ये संदेश जा रहा है। देखना महत्वपूर्ण होगा क्या कुछ आगे इसको लेकर एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र आपको जानकारी साझा करने के लिए। और अब रुक करेंगे चौथी बड़ी खबर की ओर, जहां उत्तर प्रदेश के कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस पटरी से उतर गई और 22 डिब्बे डीरेल हो गए।
ट्रेन वाराणसी से अहमदाबाद जा रही थी। गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई है। कुछ यात्री घायल हुए हैं। हादसा देर रात 2:35 पर कानपुर शहर से 11 किलोमीटर दूर भीमसेन और गोविंदपुरी स्टेशन के बीच हुआ है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ट्रेन का इंजन पटरी पर रखी किसी भारी चीज से टकरा गया। इंजन पर टकराने के निशान हैं, सबूत सुरक्षित रखे गए हैं। आईबी और यूपी पुलिस जांच कर रही है। नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे के जीएम उपेंद्र चंद्र जोशी ने कहा कि यह तय है कि हादसा इंजन के किसी चीज से टकराने से हुआ। मौके पर कोई चीज नहीं मिली। हादसे के वक्त ट्रेन की स्पीड 70 से 80 के बीच में बताई जा रही है। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कानपुर पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार मौके पर पहुंच गए और लगातार मामले पर निगरानी बनाए हुए हैं। तो कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस पटरी से उतरी है, हादसे का शिकार हुई है। एक बड़े बोल्डर से इंजन की टक्कर हुई है, ऐसी बात कही गई है। और एक बार फिर ट्रेन हादसा देखने को मिला है। कई सवाल हैं कि इसका जिम्मेदार कौन है। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। कानपुर से हमारे सहयोगी सर्वेंद्र सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सर्वेंद्र, एक और ट्रेन हादसा हुआ है और जिस तरीके से ये पूरी खबर निकलकर सामने आई है, जो राहत की बात यह है कि किसी की जान मान का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन कैसे ये पूरी दुर्घटना घटी? कहा जा रहा है कि किसी बोल्डर से इंजन टकराया है। कुछ तमाम चर्चाओं का बाजार गर्म है। रेल मंत्री ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ अभी तक अपडेट आई है? ये जो 191 साबरमती एक्सप्रेस जो वाराणसी से अहमदाबाद जा रही थी, ये जैसे ही कानपुर से निकली है, आधे घंटे बाद ये भीमसेन से पहले ड्राइवर के बताने के अनुसार ट्रैक पे कोई चीज थी जिससे इंजन टकराया है। उसके बाद ये डिरेल हुई है और जब सुबह पड़ताल की गई तो रेल की पटरी का टुकड़ा वहां पाया गया और संभवतः आशंका जताई जा रही है कि इसी रेल की पटरी के ट्रैक पर रखे होने की वजह से ये हादसा हुआ है। लेकिन बिल्कुल सर्वेंद्र, अब सवाल यह है कि किसने इस हरकत की है, किसने इसको अंजाम दिया है और कैसे पूरी दुर्घटना घटी? अब इसके लिए जिम्मेदारी किस पर तय की जा रही है और आगे कार्रवाई क्या कुछ की जा सकती है? जी बिल्कुल, कुछ असामाजिक तत्व, शरारती तत्वों द्वारा ये किया गया है, क्योंकि उससे 1 घंटा 20 मिनट पहले ही इंदौर पटना एक्सप्रेस वहां से गुजरी थी, जो सकुशल गुजर गई थी। उसके बाद इस गाड़ी को गुजरना था और जिसके 2:30 बजे के आसपास, तब वहां पर ये रेल की पटरी का टुकड़ा और भी अन्य लोहे के कुछ उपकरण वहां पे प्राप्त हुए हैं, जिसकी वजह से आशंका जताई जा रही है कि ये दुर्घटना हुई है। हालांकि पुलिस अपनी जांच कर रही है, आईडी भी लगी हुई है, फॉरेंसिक भी आया हुआ है। बिल्कुल सर्वेंद्र, देखिए एक महत्वपूर्ण जानकारी और मैं चाहूंगा आप दर्शकों से साझा करें। जो लोग घायल इसमें हुए हैं उनको लेकर कोई जानकारी मिल पाई है? क्या स्थिति में है? कोई गंभीर तो नहीं है या फिर क्या कुछ उनकी हेल्थ अपडेट है? नहीं, जो हेल्थ अपडेट दिया गया उसमें किसी को गंभीर चोटें नहीं आई हैं। हालांकि कुछ खरोचे वगैरह हैं और उस वक्त अंधेरा था, उस समय लोग इतना डर गए थे कि कुछ लोग बेहोश हो गए थे और वैसे किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। जी निश्चित तौर पर देखिए, आप नजर बना के रखिए, जो भी अपडेट होगी आगे आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और अब रुक करेंगे आखिरी और सबसे बड़ी खबर की ओर, जहां कोलकाता की घटना को लेकर मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर यानी जूडा हड़ताल पर है और इस मामले में हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। इस बारे में चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा ने तल्ख टिप्पणी की है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा का कहना है कि जूनियर डॉक्टर को तुरंत हड़ताल खत्म करके काम पर वापस आना होगा। यदि जूनियर डॉक्टर की हड़ताल की वजह से किसी की जान चली जाती है तो ये ठीक नहीं होगा। देखिए, बड़ी गंभीर बातें कोर्ट ने कही हैं। जस्टिस संजीव सचदेवा का कहना है कि कोलकाता में जो घटना घटी उस पर पूरा समाज चिंतित है, लेकिन उसका समाधान हड़ताल नहीं है। बता दें, मध्य प्रदेश में इन दिनों जूनियर डॉक्टर की हड़ताल चल रही है। न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि देश भर में हालात है, लेकिन मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस पर तल्ख टिप्पणी की है। जूनियर डॉक्टर कोलकाता में एक डॉक्टर की हत्या के बाद गुस्से में है। डॉक्टर ने काम बंद कर दिया है, ओपीडी बंद है, ठप पड़ी हुई है। इस मामले में हाई कोर्ट में जूनियर डॉक्टर की हड़ताल को गैरकानूनी घोषित करते हुए इसे खत्म करने की मांग को लेकर जनहित याचिका लगाई गई और इस पर शनिवार को एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा ने सुनवाई की। एक्टिंग चीफ जस्टिस ने कड़े लहजे में जूनियर डॉक्टर को समझाइश दी और उनकी सभी बातें सुनी जाएंगी, लेकिन पहले वे काम पर लौटें। कोलकाता की घटना को लेकर हड़ताल पर बैठे जूनियर डॉक्टर्स को एमपी हाईकोर्ट ने काम पर लौटने की सलाह दी है और कड़े लहजे में तल्ख टिप्पणी की है। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए जबलपुर से हमारे सहयोगी सोमनाथ मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सोमनाथ, कोलकाता की जो घटना सामने आई जिसको लेकर लगातार देश भर में आक्रोश देखा जा रहा है, डॉक्टरों का जो गुस्सा है, आक्रोश है, जाहिर है, लेकिन जिस तरीके से अब लगातार मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, अब हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है, तल्ख टिप्पणी की है, कहा कि इसे बंद करें, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ ना करें। क्या कुछ हाई कोर्ट ने कहा, क्या उनकी बातों के मायने और कितना असर उनकी बात का आगे देखने को मिलेगा?
देखिए, हाई कोर्ट ने सबसे पहले तो यही कहा है कि जब भी इस तरह की हड़ताल करने के लिए पूर्व में भी इस तरह की याचिकाएं लगी थी और जनहित याचिका लगी थी, पूर्व में भी जो हड़ताल हुई थी उसको लेकर हाई कोर्ट ने सख्त फैसला दिया था कि जब भी जूनियर डॉक्टर या कोई भी हड़ताल करेंगे तो वो हाई कोर्ट से परमिशन लेंगे। ये तो उस परमिशन नहीं लिया गया और आप हड़ताल पे चले गए, तो उसको लेकर नाराजगी जताई कोर्ट ने। और कोर्ट ने यह कहा कि आपकी जो समस्या है वो समस्याएं अलग से भी बैठकर या अलग से भी सरकार से या हमारे पास आके उस विषय पे चर्चा की जा सकती थी, जिसको लेकर उन्होंने 20 तारीख का समय दिया। और उन्होंने कहा कि इस तरह की हड़ताल करने से समस्याएं हल नहीं की जाती, तो हड़ताल को खत्म करने के हाईकोर्ट ने निर्देश दिए और कहा है कि ऐसे आगामी भविष्य में भी इस तरह की हड़ताल ना की जाए। और ताकि, क्योंकि क्या हो रहा है कि जो मरीज है उनको परेशानी हो रही है और इलाज, आप तो सेवा करने के लिए इसमें आते हैं। तो हाईकोर्ट ने इस पर सख्त लेते हुए ये निर्देश दिया है कि जो भी घटना हुई है उसकी जांच की जाएगी। और प्रोटेक्शन एक्ट के लिए मांग कर रहे हैं जो जूनियर डॉक्टर है, तो उसके लिए भी हाईकोर्ट ने कहा है कि इसके लिए बैठक की जाएगी और सरकार से इस मुद्दों पे जो भी आपकी समस्या है उन पे आप बात करें, उसका समाधान निकाला जाएगा। लेकिन हड़ताल इस तरह करने के से समस्या नहीं हल होगी। तो हाईकोर्ट ने यही कहा है कि हड़ताल आप बिल्कुल खत्म करें और सभी के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। आप बिल्कुल सोमनाथ, देखिए जिस तरीके से कोर्ट का कहना है कि आपकी सारी चीजें सुनी जाएंगी, क्या समस्या है, क्या मांगे, सब सुनी जाएंगी, लेकिन पहले काम पर लौटें। अब बड़ी बात सुप्रीम हाईकोर्ट ने कही है और इसको लेकर कितना असर अब दिखाई देगा, कुछ असर दिखाई भी दे रहा है? देखिए, हाईकोर्ट चीफ जस्टिस ने जिस तरह जूनियर डॉक्टर के जो अधिवक्ता उनसे बात की और जो तर्क निकला, जो बातचीत की गई थी उसमें यही निकाला गया कि जो भी समस्याएं हैं वो अलग से बैठ के बात की जाए। हड़ताल करने से समस्या हल नहीं होगी। अभी किसी मरीज की अगर मौत हो जाती है तो उसका जवाबदार कौन होगा? जो लोग अभी अस्पताल में हैं, उन मरीजों को जो परेशानी हो रही है तो उसको लेकर कौन जवाबदेही होगा? तो इसको लेकर हाईकोर्ट ने निश्चित तौर पर देखिए महत्वपूर्ण बातें कोर्ट ने कही और उन्होंने कहा पूरा देश चिंता इस घटना को लेकर कर रहा है, लेकिन पहले काम पर लौटे। और वाकई में किसी की जान के साथ खिलवाड़ इससे कहा जाएगा, क्योंकि तमाम मरीज परेशानी का सामना कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सोमनाथ आपका जानकारी साझा करने के लिए। और 2 बजे दोपहर 5 बड़ी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।